frequencies, fine. एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं उस पर बात की गई है। तो छोटे छोटे उदाहरण है सर, सामने देखो फटाफट से। Suppose there were 10 persons who participated in the test and their results were declared in two categories as P and F, pass or fail, right? इसके बाद वो रिजल्ट्स नीचे लिखे भी हुए हैं, P, F, P, F, F, P, P, F, P, P, right? Then नंबर ऑफ पर्संस जो कि पास हो गए, काउंट करने में पता चला कि वो है 6, तो उसको नीचे रिप्रेजेंट कर दिया है N1 से, ये रहा, ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ पर्सन जो फेल हो गए उसको रिप्रेजेंट कर दिया है 4 से, उसको बोल दिया है N2, ठीक है। इसके बाद में द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। तो स्टैटिस्टिक्स की एक परिभाषा यहाँ पे सामने लिखी हुई है कि एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, वो नीचे वाली लाइन पढ़ो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो 6 और 4 जो लिखा हुआ है, दे आर नथिंग बट एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज, राइट। तो फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब ये होता है कि उसका अकरेंस काउंट करना, कि कितनी बार आया, फाइन। तो अगर 10 में से 6 स्टूडेंट्स पास हो गए हैं तो दैट इज एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट कैटेगरी। व्हाट कैटेगरी? पास वाली कैटेगरी। एंड अगर मान लो कि 10 में से 4 अगर स्टूडेंट्स फेल हुए हैं तो दैट इज व्हाट यू कॉल फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेल, एंड दैट इज व्हाट यू आर कॉलिंग एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज में ही अगर एब्सोल्यूट अगर आपने देखा कि वो काउंट है, तो फिर इसके बाद में एक और वर्ड यूज होता है, ऐसे कहा जाता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो अभी आपने पीछे N1 N2 दिया था ना नाम, इनको यहाँ ध्यान दो। A1 and A2 are your two categories, right? A1 is representing the category of students who passed. A2 is representing the category of students who failed. Count क्या आए थे? 6 and 4. 6 and 4 are the absolute frequencies of these two categories. Fine. इनको अगर मैं N1 और N2 नाम दे दूं, इन दो कैटेगरीज को, इन दो फ्रीक्वेंसीज को, और इनको लेकर अगर ये फॉर्मूला यूज कर लूं, व्हाट इज द फॉर्मूला? N1 अपॉन N1 प्लस N2, या फिर N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये जो बनते हैं इन्हें कहा जाता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। रिलेटिव का मतलब यही होता है कि जिसमें यू आर कंपेयरिंग वन एब्सोल्यूट विद द ओवरऑल काउंट, राइट। तो यहां पर आप जो है ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर में आपने लिया N1, N1 is 6, डिनोमिनेटर में 6 plus 4 which is 10, 6 by 10 this will become 0.6 और 60%, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 100% अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन थे, तो उसमें कितना प्रतिशत जो था वो पहली कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, कितना प्रतिशत छात्र था वो दूसरी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। Then there is something statistics which we call frequency distributions. Frequency distributions के लिए experiments perform करने पड़ते हैं, like this. यहाँ देखो, following other time taken in seconds by 20 participants in a race, ठीक है। 20 लोग थे, एक रेस में दौड़े, उस रेस में दौड़ने के बाद में ये ऑब्जर्वेशन जो है उनको लेकर मिले। तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा है कि 32 सेकंड में किसी ने रेस कंप्लीट करी, पहले पार्टिसिपेंट ने, एक ने 35 में कंप्लीट करी, एक ने 45 में कंप्लीट करी, और ये डेटा दिया हुआ है आपको कहीं 20 इंडिविजुअल्स का, 20 पार्टिसिपेंट्स का, फाइन। इसके बाद आप इस टेबल पे ध्यान दो। इस टेबल में हम लोगों ने क्या किया है, हमने कुछ क्लास इंटरवल्स बनाए हैं। वैसे ऐसा करना आवश्यक नहीं है, हम ये भी कर सकते हैं कि हम दो तरीके से ना ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट्स बनाए जाते हैं। दो तरीके क्या होते हैं कि जैसे मान लो अभी वो जो हम बात कर रहे थे, मेरे पास में अगर सपोज क्या कहा था, एग्जांपल मैंने थोड़े दिन पहले लिया भी था यार। चलो लेट अस क्रिएट वन एग्जांपल। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। एक मैंने डायस लिया, उस डायस को मैंने एक बार रोल किया, मेरे पास एक काउंट आ गया उसके ऊपर से, वो काउंट है सपोज 3, राइट। उस 3 को लेकर मैंने सपोज उसे कहीं मैं किसी कॉपी में उसको नोट कर रहा हूँ, फाइन। फिर मैंने डायस रोल किया, या मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं डायस पे कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। मैंने एक यहाँ पर कॉलम बना ली, इस कॉलम का मैंने हेडर ले लिया, बिल्कुल जैसा स्टैटिस्टिशियंस करते हैं। क्या हेडर ले लिया? X, right? These are all possible outcomes or values that can come in that experiment that we have performed, right? एक कॉलम में और बना रहा हूँ यहाँ पे, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ F, which stands for frequencies, fine। अभी मैंने डायस रोल किया था, 3 आ गया, राइट। जैसे ही 3 आया तो मैंने यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमिट कर दी कि एक बार 3 आ चुका है, फाइन।
इस डायस को मैं कंटिन्यूसली रोल करता जाऊंगा, जो भी मेरे पास में ऑब्जर्वेशन आता जाएगा मैं फ्रीक्वेंसी को प्लस करता जाऊंगा अकॉर्डिंगली। फाइन, मेरा टेबल में बढ़ाता जा रहा हूँ, और मान लो मेरे पास में मुझे कहा गया है कि इस डायस को आपको 100 बार रोल, right? So experiment is to roll that die how many times? 100 times, and then just observe the frequencies, जो भी काउंट आ रहा है उसको टेबल में इंक्लूड करते हुए। ठीक है, अब मान लो कि मैंने डायस को दूसरी बार रोल किया तो मेरे पास सपोज 1 आ गया, तीसरी बार रोल किया तो सपोज मेरे पास 5 आ गया, उसके बाद में जब चौथी बार रोल किया तो वापस से 3 आ गया। अगर वापस से 3 आया तो ये 1 बढ़ के क्या हो जाएगा? 2। अब तक 2 बार हो चुका। कितने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गए? 4। 4 में से हमारे पास में जो ऑब्जर्वेशन आए हैं वो ये आए, राइट? वो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जब सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हो जाएंगे तो आपको हर एक नंबर के साथ में कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई दिखेगी, राइट? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 15 लिखा हुआ है एट द एंड, यहाँ पर लिखा है 14, एंड आई नीड टू इंश्योर दैट कि सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस का जो समेशन है वो क्या आ जाए आखिरी में? 100। क्यों? क्योंकि मैंने 100 बार डायस रोल किया है। Fine. इसके बाद यहाँ 17 आ गया, यहाँ पर 18 आ गया, यहाँ पर सपोज 19 आ गया, और यहाँ पर सपोज 16 आ गया, नॉट 16, 17 आ गया। फाइन, तो ये जो चार्ट बना है, दिस दिस इज व्हाट वी कॉल इन स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, बेसिक। फाइन, तो हमने यही एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया, यही एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर डेटा जनरेट हो गया, डेटा को हमने एक टेबल में डाल दिया, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट कर दिया। फाइन, तो क्या है सामने दिख रहा है कि एक डायस थी, 6 पॉसिबल आउटकम थे, वो 6 पॉसिबल आउटकम सामने लिखे हुए एक्स में, और सामने क्या है? सामने उसकी फ्रीक्वेंसी है। कितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? 100 टाइम्स। 100 टाइम्स दैट डायस वर रोल्ड। फाइन, एंड आउट ऑफ दैट 14 times we got 1 on the face of dice, 17 times we got 2, and so on. Fine. This is frequency distribution chart. और frequency distribution chart जो है वो एक और तरीके से बनाया जाता है, जो मैंने कहा था 2 तरीके होते हैं बनाने के। एक और तरीके से बनाया जाता है, वो तरीका होता है बाय टेकिंग द क्लास इंटरवल्स। उसमें क्लास इंटरवल्स लिए जाते हैं। क्लास इंटरवल्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि अब आपके पास में सपोज आपके पास 1000 स्टूडेंट्स हैं। फाइन, उन स्टूडेंट्स का आप डेटा गैदर कर रहे हो, और डेटा क्या गैदर करना, हर स्टूडेंट से पूछ रहे हो कि भाई वो उस फलाना फलाना टेस्ट में तुम्हें कितने नंबर आए थे। 100 में से वो कोई नंबर बताने वाला है कि मुझे 67 आया था, मुझे 77 आया था, मुझे 97 आया था, मुझे 0 आया था, मुझे 100 आया था, राइट? कितने स्टूडेंट्स ऐसे टोटल? क्या बोला मैंने? काउंट बढ़ा लो, 500 मान लो। ठीक है, 500 स्टूडेंट्स। उन 500 स्टूडेंट्स के जो आने वाले डेटा हैं, वो डेटा कहां से कहां तक वेरी हो सकते हैं? 0 से लेकर मार्क्स 100 तक। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 500, बट 500 स्टूडेंट्स जो मुझे काउंट बताने वाले हैं उसकी रेंज क्या है? वो है 0 से लेकर 100 तक। तो कोई 0 भी बोलेगा, कोई 100 भी बोलेगा, और इन बिटवीन कुछ भी बोल सकता है। तो एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ध्यान देना, ये हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट है जो हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं डायस के बाद। एक तरीका ये है कि मैं ऐसा लिखूं एक्स की वैल्यूज, ये मार्क्स हैं आपके, दिस आर मार्क्स। तो 0, 1, 2, 3 अप टू, और उसको मैं लेके जाऊं कहां तक? 100 तक। ठीक है, तो 0 से लेकर 100 तक, मतलब यहाँ पे तकरीबन आपने 101 वैल्यू लिख दी, और सबके सामने फिर मैं फ्रीक्वेंसीज लिखूं कि एक स्टूडेंट आया, उसने बोला मुझे तो 0 आया है, तो यहाँ पे होगा 1। फिर कोई थोड़ी देर बाद दूसरा स्टूडेंट आएगा, मुझे भी 0 आया, तो ये 1 बढ़ के क्या हो जाएगा? 2, राइट? और इस तरीके से आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज जो है वो इकट्ठी करके जा रहे हो। वो फ्रीक्वेंसी इकट्ठी करते 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 आखिरी में आपके पास में एक पूरा टेबल जनरेट हो गया, और इन सबका जब आपने समीशन किया तो वो समीशन जो है वो आखिरी में आपके आ गया 500, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 500। तो 500 मेजरमेंट्स आए, वो मेजरमेंट ऐसे कैटेगरी में गए, और ऐसे टेबल आपका जनरेट होकर बाहर हो गया। तो ये बिल्कुल वैसे ही किया जैसे हम लोगों ने पहले केस में किया, सेम। फाइन, और ये टेबल का साइज जो है वो काफी बड़ा हो गया, नंबर ऑफ रोज बढ़ गई, 101 रोज हो गई। फाइन, तो इसका एक अल्टरनेट भी होता है स्टेटिस्टिक्स में। अल्टरनेट ये है कि आप जो है वो एक एक वैल्यू एक्स की लिखने की बजाय क्या बना लो? इंटरवल बना लो, रेंज बना लो। फाइन, तो यहाँ पे सपोज मैंने कुछ इस तरह की रेंजेस बनाना शुरू कर दी। मैंने लिखा ओके 0 to 20, सपोज ये पहली रेंज है। फिर मैंने लिखा 21 to 40, सपोज, राइट? और उसके बाद फिर हमने लिखा 41 to 60, 61 to what, 80, एंड 81 to 100। फाइन, इसकी साइज 21 है वैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स में, बाकी की 20 है, डजंट मैटर्स। और अगर लेंथ बराबर लेना ही है तो डू वन थिंग, इसको 1 से स्टार्ट कर दो, अज्यूमिंग दैट नोबडी हैज स्कोर्ड 0। 1 to 20 डेवलप कर रहा है।
बताओ यार इसका क्या है यार। एक्सेल पढ़ रहे हो तुम लोग? जनरल। हाँ जनरल में हो गया ना बेटा, 43,831। जनरल करके देख लिया मैंने, टेक्स्ट करके देख चुका हूँ। एनीथिंग एल्स? स्पेस दे दूँ? 1 2, बहुत बढ़िया। सो दिस वे वी विल बी एबल टू क्रिएट द सेम थिंग। ठीक है। अब क्या होगा, 1 से 20 वाले जितने भी स्टूडेंट्स आए उन सबकी फ्रीक्वेंसी यहाँ सामने लिखी होगी। तो यहाँ पे कहीं मान लो कि लिखा है 56, तो 56 स्टूडेंट्स आर देयर which belong to this range, this category. Fine. So this is also a way of creating the frequency distribution charts. तो उसमें क्या लिखा है, यहाँ इंटरवल लिखा है और यहाँ पर लिखे हुए हैं करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज और काउंट्स। तो दो तरीके से स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनाए जा सकते हैं। एक तरीका वो है और एक तरीका ये है। हालांकि इसके पीछे भी जो मैंने समझाया वो इसीलिए समझाया, इसके पीछे भी दरअसल वैसा ही एक चार्ट छुपा हुआ है जैसा आपने पहले के समय। बस अंतर अब इतना हो जाता है कि अब हर एक इंडिविजुअल काउंट को चूंकि लिखना अब डिफिकल्ट हो गया है, इसीलिए हम क्या लिखने लग जाते हैं उसमें, रेंज लिखने लग जाते हैं। फाइन, नंबर ऑफ वैल्यूज एक्स की काफी बढ़ गई है, इसलिए सारी वैल्यूज एक्स की लिखने के बजाय हम क्या ले लिया, इंटरवल्स। फाइन। सो दैट एग्जांपल हैज बीन टेकन हियर बेसिकली। वही एग्जांपल यहाँ लिया हुआ है कि ये जो 20, अब वो उसको लेकर यहाँ आ जाओ, ये आपके 20 पार्टिसिपेंट्स थे जो उस रेस में पार्टिसिपेट किए हुए थे। उन 20 पार्टिसिपेंट्स को लेकर यहाँ पर एक रेंज बना ली गई। फाइन, जिसके अंदर मेजरमेंट्स आपके जो है वो इंक्लूड कर लिए गए। ये आपकी क्लास इंटरवल्स हैं, ये आपकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज है। एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज ये बता रही हैं कि 5 पार्टिसिपेंट्स वर देयर जिन्होंने कितना टाइम लिया, 31 to 40 सेकेंड्स के बीच में। राइट। सिमिलरली 3 पार्टिसिपेंट्स वर देयर जिनने टाइम लिया 41 to 50, एंड सिमिलरली द अदर वैल्यूज। इन तमाम फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे काउंट क्या आ रहा है, टोटल 20, क्योंकि 20 पार्टिसिपेंट्स टोटल यहाँ पे इन्वॉल्व थे इस पूरी सिचुएशन। राइट। और ये एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज हैं अगर, तो किसी भी एक इंडिविजुअल एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करने पर ही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है। ये मैंने पिछले एग्जांपल में बताया, याद करो, n1 अपॉन n1 प्लस n2, n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो व्हाट वाज दैट, इंडिविजुअल आपकी जो भी थे फ्रीक्वेंसीज थी, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज, दैट वर दोस वर गेटिंग डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। राइट, वही चीज यहाँ पे होगी। तो अगर 5 करस्पॉन्डिंग टू दिस इंटरवल अगर एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 5 अपॉन द टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज 20, 5 by 20. And similar to that, the other relative frequencies are also calculated in this table, right? And when it is about frequency, so absolute और relative के साथ साथ में फिर statistics में एक और term use हो जाता है, उसे कहा जाता है cumulative frequency, right? ये आगे चल के प्रोबेबिलिटी वगैरह कैलकुलेट करने में काफी काम आएगा। ये सब जॉइंट प्रोबेबिलिटीज वगैरह जब पढ़ते हैं तो उसमें ये चीजें काम आती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अब आपके पास में जो पहला काउंट है 5 इन द टेबल, राइट इट एज इट इज। जब अगला काउंट है तो वो है अब तक के आए हुए काउंट्स का समेशन। तो 5 + 3 दैट विल बिकम 8, फिर 8 + 3 दैट विल बिकम 11, एंड सिमिलरली इट विल गो ऑन। और जो इसकी आखिरी वैल्यू होगी वो जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए, which is 20 in this case. So these three kinds of calculations are there which are falling under this frequency शब्द। वो है एब्सोल्यूट, दूसरा है रिलेटिव और तीसरा है क्यूमुलेटिव। ठीक है, ये तीनों जो है स्टैटिस्टिकल टेबल्स में आपने को देखने को मिल सकते हैं। फिर एक और इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसे कहा जा रहा है। तो कर्व तो खैर इतनी कोई खास बात नहीं है, यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल काउंट्स हैं उन काउंट्स को आपने एक्स वाई एक्सिस पे पॉइंट वाइज प्लेस करते हुए उनको क्या किया है, आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो दिस इज लाइन चार्ट बेसिकली वी कैन से। जो लाइन चार्ट बना है उसी को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का आपने चार्ट बना दिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना दिया। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? नहीं तो यहाँ देखो, ये पहला काउंट क्या था आपका, 32, राइट। दूसरा क्या है 35, तीसरा क्या है 45। ध्यान दो, यहाँ पे जो पहला काउंट है ये कहीं 32 के आसपास में होगा। यहाँ पे क्या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का है, अच्छा ओके। टेस्ट स्कोर, ये डेटा भी वही है कि नहीं ये भी मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टेस्ट लिखा हुआ है और वहां पर रेस। हाँ, सनी भी कहीं और ही रैंडम उठा के ले आया। नंबर ऑफ पॉइंट्स काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये कोई दूसरा चार्ट है। फिर एनीवेज, अब आप इसको ऐसे ट्रीट कर लो कि एक्स वाई को प्लेस करते हुए ज्वाइन करने से हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे
अगर इनको, इसको एक्स और इसको वाई मान के, अगर मान लो कि मैं एक चार्ट बनाऊं, एक्स एक्सिस पे मैंने मान लो कि वो ले लिया क्या, 1 2 3 4 5 6, वाई एक्सिस पे क्या ले ली, फ्रीक्वेंसीज। 1 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में क्या प्लेस करूंगा, 14। तो 1 14 पे एक पॉइंट प्लेस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 14, फिर एक्स इक्वल्स टू 2, वाई इक्वल्स टू 17। इस तरीके से 6 पॉइंट्स प्लेस करने के बाद में आई विल ज्वाइन देम। जैसे ही ज्वाइन किया एक लाइन चार्ट दिखने लगेगा, दैट इज व्हाट यू आर कॉलिंग फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, उसी को फ्रीक्वेंसी कर्व कहा जाता है। तो यहाँ जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पर प्लेस करते हैं एंड देन वी जॉइन देम टुगेदर। फाइन, उसी को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं।